अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम इमरान सरकार के नए एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, एक वक्त हुआ करता था जब पढ़ाई लिखाई इसलिए की जाती थी कि अच्छी जगह नौकरी करनी है, और चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट की नौकरी को हमेशा प्रेफरेबल समझा जाता था। क्यों? क्योंकि इसमें आपको पेंशन मिलती है, इसमें आपको काफ़ी एडिशनल चीज़ें गवर्नमेंट की जानिब से होती हैं जो कि एक हर बंदा चाहता है, और प्राइवेट जॉब्स में ये चीज़ें नहीं होती जो कि गवर्नमेंट की जॉब्स में आपको मिलती हैं। और उसका सबसे जो बेहतरीन काम है गवर्नमेंट जॉब्स का, वो पेंशन होता है। खैर, बात हम आज इस पॉइंट से शुरू करेंगे कि पढ़ाई जब की जाती है तो कोशिश ये की जाती थी कि अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा जाए ताकि कल को अच्छी जगह नौकरी मिले, खा वो प्राइवेट हो खा वो गवर्नमेंट हो, लेकिन अच्छी जगह पे पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जो एक इनर टैलेंट होता है, एक फोकस होता है, आपने क्या पढ़ना है और आपने आगे क्या करना है और आपने आगे जाकर बनना क्या है, ये एक ऐसा सवाल हुआ करता था जो कि जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो लोग हमसे पूछा करते थे, फैमिली में पूछा करते थे, आप बड़े होकर क्या बनोगे? तो हम कहते थे जना मैं पायलट बनूंगा, कोई कहता था मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता था मैं इंजीनियर बनूंगा। ठीक है, तो ये एक ख्वाब दे दिया जाता था और वो दिमाग में बात भर दी जाती थी स्टूडेंट के या बच्चे के कि भाई तुमने बड़े होकर आर्मी ऑफिसर बनना है, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। लेकिन कभी भी हमने उसकी वो जो स्टडी है उस हवाले से ना करवाई, ना हमने उसकी रहनुमाई की, ना हमने ऐसे लोगों से उसको मिलवाया जो उसकी रहनुमाई कर सकें कि तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, मतलब तुम हिसाब बड़ा अच्छा करते हो, ठीक है, तुम अकाउंट्स बड़ा अच्छा देखते हो, तुम इस तरह की चीज़ें वो देखते हो, तुम जमात बड़ी अच्छी करते हो तो तुम्हें अकाउंट्स में जाना चाहिए, ठीक है, या तुम बड़े फोटोजेनिक हो, तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए, या तुम बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हें रेडियो ब्रॉडकास्टर होना चाहिए, ठीक है, या भाई तुम बड़े वो कैरेक्टर है तुम्हारे अंदर, बड़े ड्रामे करते हो तो तुम्हें एक्टिंग की फील्ड में जाना चाहिए। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो लोग कहते तो थे हमारी लाइफ में, और जब हम छोटे हुआ करते थे तो इन टैलेंट्स को देखते हुए हमारी फैमिली में हमारे इर्द गिर्द के लोग हमें ये प्रेफर तो ज़रूर करते थे, लेकिन कभी हमें ना उस तरह के इंस्टीट्यूट्स मिले, ना हमें उस तरह के लोग मिले जो हमारी रहनुमाई कर सकते, जो हमें बता सकते कि आपको अगर ये बनना है तो ये पढ़ना है, और अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप ये बन सकते हैं, और इसमें ये ब्राइट फ्यूचर है आपका, इसमें आपका ये फ्यूचर है। तो ये बड़े मसले मसाइल हुआ करता है। फिर वक्त बदल गया, जिद्दत आ गई चीज़ों में, और अब फिर आहिस्ता 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 कुछ ऐसी चीज़ें उभर कर सामने जिनमें आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का नाम ले सकते हैं कि अब इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कमाई वाली चीज़ है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। हाँ, बस इसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन की अगर बात करें तो प्राइवेट इदारे भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं जहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं। अब जितनी महंगाई हो गई है तो तनख्वाहें भी उस हिसाब से हैं, लेकिन बावजूद भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े टैलेंटेड हैं, जो बहुत अच्छा पढ़े लिखे रहे, जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन वो उस मकाम तक नहीं पहुँच सके जो वो डिज़र्व करते थे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग की, कि करियर काउंसलिंग आपकी, हमारी, हम सब की ज़िंदगी में किस कदर इंपॉर्टेंट रोल रखती है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। मतलब इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, कभी इस पर बात नहीं की, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आपका करियर काउंसलर अच्छा हो और वो आपको अच्छी रहनुमाई करे तो आपका टैलेंट देखते हुए वो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, बट डिपेंड करता है कि वो काउंसलर कैसा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के प्रोग्राम में हम करियर काउंसलिंग के हवाले से बात करेंगे, और इसमें कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे, स्टूडेंट्स कैसे हैं, लोग कैसे हैं, वो किस तरह से करियर काउंसलिंग करते हैं, किन चीज़ों को सामने रखते हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं, देखते हैं प्रोग्राम बनाम से। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में जिस चीज़ें मैंने प्रोग्राम में शामिल की हैं कि करियर काउंसलिंग इज़ रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ डेज़ बात करें, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा रुझान भी आ गया है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, और पढ़ाई जितनी मुश्किल हो गई है, इतनी मुश्किल पढ़ाई करने के बावजूद भी इफ़ यू डजंट नो कि आपने डायरेक्शन क्या पकड़नी है तो वो ज़ाया है, वो पैसे का भी ज़ाया है, वो आपके वक्त का भी ज़ाया है। और मैंने ऐसा देखा है कि लोग डॉक्टर पढ़ते हैं, इंजीनियर बन रहे होते हैं, इंजीनियर पढ़ते हैं तो टेक्निकल साइड पे होते हैं। मतलब मैंने देखे हैं ऐसे बहुत सारे लोग, वो पढ़ते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ कुछ और जाते हैं जो शायद उनको फोर्सफुली या जो उनका दिल करता है। एक्चुअल टैलेंट इज़ समथिंग एल्स, एक्चुअली करना कुछ और चाहते होते हैं वो, और फिर मजबूरन बाद में वो करते हुए दिखाई भी देते हैं, और उसमें कई लोग कामयाब भी होते हैं, कई लोग नाकाम भी होते हैं। सो अभी हम अदील जावेद साहब के पास मौजूद हैं। आप फाउंडर एंड CEO ऑफ करियर इंस्टीट्यूट फैसलाबाद हैं, और आप करियर काउंसलर हैं,
और फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स आप खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं फैसलाबाद में और रहनुमाई कर रहे हैं बच्चों की, स्टूडेंट्स की। तो सर से इस हवाले से बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि करियर काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से बात करेंगे और काफ़ी दीगर क्वेश्चंस हैं वो भी हम गाहे बगाए सर से जो है बात करेंगे। सर कैसे, ठीक ठाक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। सर करियर काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है ये बताइए। सर देखें, करियर काउंसलिंग तो इम्पॉर्टेंट है, वो तो हम लोग कुछ भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले हमें प्लान करना पड़ता है। और ज़ाहिर अगर मैं कुछ प्लानिंग के बगैर स्टार्ट करूँगा तो फिर मैं कहीं ना कहीं वो डी ट्रैक हो जाऊँगा। आना तो मैंने उसी ऊपर जो मेरी कैपेसिटी है और जो मैंने करना है। तो करियर काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ भी करने से पहले कुछ एजुकेशनल कुछ अपना डायरेक्शंस बनानी है तो किसी न किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए कि यार मैं करना चाह रहा हूँ, मेरी कैपेसिटी है, आप मुझे क्या रिकमेंड करते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। उस रेलिवेंट मार्केट वाले बंदे से डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि किसी चलते से पूछ लिया जाए कि यार ये मैं करना चाह रहा हूँ, कहा हाँ कर लो खैर है। तो हमारा ये बड़ा ट्रेंड है। अच्छा सर, ये जिस तरह से हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे कि जो बचपन से एक ब्रॉटअप स्टार्ट होता है, बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो उसके दिमाग में पेरेंट्स उसका एक माइंड सेट करना शुरू कर देते हैं। बच्चे से जब भी पूछें आप बड़े को क्या बनोगे, तो मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं आर्मी ऑफिसर बनूंगा। तो ये एक माइंड मेकअप हो जाता है। मुझे ये बताइए, सिर्फ एक माइंड मेकअप कर देना और वैसा माहौल देना, इन दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है? सर देखिए, माइंड मेकअप अब तो एक तो नंबर वन ये कि इंजीनियर डॉक्टर वाला तो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। पेरेंट्स जो है वो रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स को भी अवेयरनेस हो गई, जो जनरेशन अब आ गई है। और जब हमारे बाद हमारे दौर की बात है, हमारे दौर की बात है, उसमें तो पेरेंट्स कहते होते थे, अब तो पेरेंट्स नहीं कहते, क्योंकि अब तो सब यही कहते हैं कि इवन पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमें आईटी में कुछ ना कुछ करवा दें जिससे हम लोग कुछ डॉलर्स कमा सकें, कोई ई कॉमर्स में काम कर लें। तो अब ये ट्रेंड चल रहा है। बाकी ये कि माहौल बनाना भी ज़रूरी है। अगर मैं फ़र्स्ट डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ तो मेरी फैमिली में भी कुछ लोग डॉक्टर्स होने चाहिए, ताकि मैं उनकी एक रूटीन को देख सकूँ कि उनके आने जाने की रूटीन क्या है, वो क्या अपनी लाइफ गो थ्रू हो जाते हैं सारे माहौल से। मेरे भी कल एक डॉक्टर से डिस्कस हुई तो उसने कहा कि अब डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, बहुत हेडेक है और अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो, रात 3 बजे भी आपको कॉल पिक करनी पड़ती है। तो घर का माहौल, अगर एक बंदा डॉक्टर बन गया और बाद में वो ये चीज़ें बेयर कर रहा है तो फिर वो अपनी फील्ड से फेड अप हो जाएगा। और अगर मैंने फर्ज आईटी का कुछ कोर्स करना है या मैंने पायलट बनना है या मैंने इंजीनियर बनना है तो मेरे घर का एनवायरनमेंट वैसा होना चाहिए। और पेरेंट्स का माइंड मेकअप करना और फिर पेरेंट्स का उन जगहों पे विजिट कर, जैसे मैं अगर अपने बच्चे को आज पायलट बनाना चाहता हूँ तो मैं उसको नाइट फ्लाइंग्स दिखाऊंगा ताकि वो जाकर देखे और पायलट की ज़िंदगी देखे कि वो कैसी है, टफ है, वो एडजस्ट करता है या उसका माइंड उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन हो जाएगा। तो ये है। ब्रेक की टाइम जाते हैं, वापस आते हैं। देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस जो कि हम अदील साहब से पूछेंगे भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की ये जो डिबेट या जो डिस्कशन है, जो सिटिंग है, इससे जितने भी तलबा तालिबात हमारा प्रोग्राम देखेंगे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। स्टे विद अस, ब्रेक के बाद तो खबरों के साथ वी आर बैक एंड अदील जावेद साहब हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग पे। सर, बात की हमने करियर काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस की। मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा मरहला है जहां पर करियर काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट है आपकी नज़र में? सर देखें, स्कूलिंग ज़्यादा हम लोग एजुकेशन कर रहे होते हैं तो एक तो 5th स्टैंडर्ड्स तक जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल है कि बच्चे की कोई काउंसलिंग करनी चाहिए। उसके बाद फिर वो आजकल तो वैसे बच्चे टैब्स देखते हैं और देखते हैं उनकी डायरेक्शन, किसी को कहता है जी मैं व्लॉगर बन जाऊँगा कैसे, मगर आजकल तो यही ट्रेंड है। मगर ये कि आपको जो है ना वो आफ्टर 5th जब बच्चा चला जाता है 6th 7th में, तो उसकी फिर काउंसलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम उसको समझ भी आ रही होती है। उससे पहले अगर आप बचपन में उसको कह रहे हैं जी ये बड़ा होकर डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएगा, तो वो तो एक हासिल बहस और वो कुछ है। तो 5th के बाद 6th 7th में बच्चे की काउंसलिंग और उसकी जगह फिर उसको विजिट्स कराने शुरू करने चाहिए उस तरह की जगहों पर, उसका दिमाग वैसा बनना शुरू हो। जैसे मैं अगर अपने बच्चों को आईटी में लेकर आना चाहता हूँ तो मैं उसको सॉफ्टवेयर हाउसेज में लेकर जाऊँगा और उस तरह की रेलेवेंट मीटिंग्स में बिठाना शुरू करूँगा ताकि उनका माइंड वैसा मेकअप हो। और एक बच्चा जो है उसका अगर फ़र्ज़ करे एक चीज़ में दिल ही नहीं लगता और मैं फोर्सफुली उसको कहता हूँ नहीं तुमने यही करना है, यही फील्ड है, तो वो भी जाती है। वो जो कि मेरे ख्याल इस पर भी कई दफ़ा दुनिया में बात हो चुकी है कि एक बंदा वो करना नहीं चाह रहा, आप इंजीनियर नहीं बनना चाह रहा, उसको फोर्सफुली ज़बरदस्ती बना रहा, तो ये चीज़ एक अलग ही प्रेशर है। तो इस स्टेज पे होनी चाहिए। मैं जब हमारे दौर, हम आज से 20-30 साल पीछे चले जाते हैं तो हमारे लिए अच्छी पढ़ाई एक टारगेट होता था उसका कि सरकारी अच्छी नौकरी या प्राइवेट अच्छी नौकरी। हाँ, लेकिन प्राइवेट से भी तब गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रेफरेबल समझा जाता था क्योंकि उसमें आपको अलाउंसेज और आपकी काफ़ी आपको सहूलतें होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, आज से 30 साल पहले। लेकिन राइट नाउ हम जहाँ पर खड़े हैं, मेरे ख्याल से प्राइवेट इदारों ने डोमिनेट किया है, जिस तरह से उन्होंने अलाउंसेस को बढ़ाया है, फैसिलिटेट किया है अपने एम्प्लॉयज़ को और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, बनाई हैं। बाकी सारे मामला एक तरफ, लेकिन हम ओवरऑल बिग पिक्चर की बात करते हैं। तो अब के दौर के बच्चा जो है, क्या वो जो पढ़ता है
आप तक जब लोग, आप जिन लोगों को आप फेस करते हैं, तो क्या उनका टारगेट सिर्फ ये होता है कि हमें अच्छी नौकरी करनी है, या वो अपने स्किल के मुताबिक भी कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मेरा इंटरेक्शन जो जिन लोगों के साथ है ना, वो अच्छी नौकरी तो बिल्कुल होता है, मगर गवर्नमेंट वाली नौकरी नहीं होता अब, बिल्कुल अब नहीं होता। गवर्नमेंट की जॉब नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादा एक स्टक लाइफ है और एक 25-30 साल आपने एक ही उसमें मोड में चलना। अब ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब्स जो है ना, वो उनका होता है कि वो प्राइवेट जॉब की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अच्छा, प्राइवेट में भी उनका ये होता है कि हम जॉब के साथ फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, मतलब ज़्यादा मज़े की बात है, क्योंकि आप डबल तरीके से, हर तरीके से सुकून में होते हैं। सुकून में होते हैं। अच्छा, कार्य ये गवर्नमेंट जॉब वाला भी सकता है। अगर हम गवर्नमेंट जॉब को भी अच्छे प्यारे तरीके से सर अंजाम दे रहे हो और शाम के टाइम हम अपनी को 2 से 4 घंटे को अच्छी एक फ्रीलांसिंग कर रहे हो, और फ्रीलांसिंग में मैं आपको ऐड करता चलूँ, उसमें बात होती जा रही है, तो फ्रीलांसिंग जो है ना, वो एटलीस्ट $1,000 को अगर हम कन्वर्ट करें ना PKR में, तो वो 250 लाख से प्लस में जाता है। तो कोई भी ऐसी सैलरी इस टाइम मेरा ख्याल नहीं है कि जो ग्रेजुएट या कोई MBA वाला या कोई मास्टर्स कंप्लीट करके एक जॉब के ऊपर जाए, तो वो 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये स्टार्टिंग सैलरी पे लगता है, अगर उस पर कोई स्किल नहीं है तो। और अगर उस पर कोई स्किल है तो वो इस जॉब पे अगर 1 लाख वाली सैलरी को भी ज्वाइन कर लेता है और साथ में पैरेलल पे अपनी फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर लेता है, तो वो अच्छी अर्निंग कर रहा होता है और अपने घर का सर्कल भी वो सर्वाइव कर। तो बाकी मुझे जो लोग मिलते हैं, वो हर बंदा अब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। देखें, अब इनोवेशन का दौर है, हर बंदा कहता है मेरा कोई अपना स्टार्टअप हो, मैं जो बिज़नेस आज स्टार्ट करूँगा, छोटा मोटा भी हो, और जो मैं बिज़नेस आज स्टार्ट करूँगा उसको लेकर फिर मैं आगे फ्यूचर में ज़्यादा, जैसे मैंने एक 2010 में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था, और आज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक सेटअप है बड़ा। तो जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया, तो उस टाइम हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट्स बिल्कुल नहीं थी। अब आजकल अगर मैं आज मौजूदा दौर की बात करूं इस टाइम, तो आजकल गवर्नमेंट जो है वो 0% सब्सिडाइज उसके ऊपर लोन भी दे रही है। फिर हमारे पास फॉर द स्टार्टअप्स, यस, फॉर द स्टार्टअप्स। अभी देखें ना, अभी इनिशियल जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, उसने वो 3 करोड़ रुपए का एक लोन ऑफर किया हुआ है, जो जिसके ऊपर 0% मार्कअप है। और फिर उसके साथ साथ पैरेलल पे उन्होंने इदारे भी डेवलप किए। अभी देखिए, जैसे नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर हमारे फैसलाबाद की अगर हम बात कर लें, NICs डेवलप कर दिए हुए हैं। और वो NIC क्या कर रहा है कि वो अगर एक बच्चे के पास स्टार्टअप का आइडिया है, वो उस आइडिया को लेकर NIC के पास जाता है और अपना आइडिया पिच करता है। अगर वो समझ आ रही थी, तो गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट इन्वेस्टर्स उस बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसका स्टार्टअप स्टार्ट हो जाता है। मैं ऐड ऑन करूँ कि थिंक टैंक भी एक, सॉरी, शार्क टैंक, लेट मी करेक्ट इट, शार्क टैंक इज एन आइडिया। आपने जो बात की है विच इज़ रियली करेक्ट, लेकिन पता नहीं है लोगों को। एक्चुअली बस पता नहीं है। पता आजकल के स्टूडेंट्स को किस लिए नहीं पता, क्योंकि मैं अक्सर हर जगह पे कहता हूँ कि स्टूडेंट हमारा नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के ऊपर है या टिकटॉक के ऊपर है, सोशल मीडिया पे इन शॉर्ट के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो टाइम बेशक उसके लिए रखना चाहिए। मैं भी 2-4 दिन पहले भी स्टूडेंट्स के साथ मुखातिब था। एक हमारा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का, वो भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अगर आप देखा जाए तो। सब्सिडाइज को वर्किंग स्पेस पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ IT का प्रोजेक्ट है, वो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे हमारे पास भी अवेलेबल है, बाकी सिटीज़ में भी अवेलेबल है। ये गवर्नमेंट ने एक अपने जो हमारी यूथ है उसके लिए उसके ऊपर इन्वेस्ट किया। अगर वो सब्सिडाइज रेट में अगर 3,000 बच्चा पे कर रहा है अपना 30%, तो 70% फिर गवर्नमेंट भी पे कर रही है उसी बच्चे के ऊपर। तो बात फिर वही है कि नॉलेज नहीं है, हम लोग एक्सप्लोर नहीं करते, हम जाते ही नहीं, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में एक्सप्लोर नहीं कर रहे, बस देखा देखिए कि 10 लोगों का एक अच्छा बिजनेस चल गया, मैं अगर इधर पिज़्ज़ा शॉप बना लूँगा और मैं एक अच्छी अर्निंग करूँगा, अच्छी गाड़ी पे आऊँगा, तो सब लोग पिज़्ज़ा शॉप शुरू कर देंगे। सबका अपना कोई आइडिया नहीं। सारी कैंपेन्स होनी चाहिए ना। देखें, गवर्नमेंट जैसे बाकी सारे अपने इनिशिएटिव्स को प्रॉपर कैंपेन उनका करती है, उन्हें प्रमोट करती है, लोगों तक पहुंचाती है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो इसको क्यों नहीं उस तरह से लोगों तक पहुंचाया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू करूंगा कि आप लोग इस कैंपेन को कर रहे हैं ना। ये हालांकि मतलब ये बेसिकली जिनका प्रोजेक्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है ना, उस लिमिट तक ज़रूर वो उसको प्रमोट करते हैं, मगर ये हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को इस साइट पर ले जाए। इवन हमारे टीचर्स को, इंस्ट्रक्टर्स को पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। देखिए, मैं इस टाइम समझता हूँ किसी ने बिजनेस करना नथिंग इम्पॉसिबल। आपके पास लोन भी अवेलेबल है 0% मार्कअप के ऊपर। आपके पास गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज वर्क स्पेसेस भी बना दिए, आपको मेंटोर्स भी दे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर रोज़गार का प्रोग्राम आपके स्टूडेंट्स को टेक ट्रेनिंग्स के उसमें ट्रेनिंग्स करा के वो भी ट्रेन कर। उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? उनमें सर साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, मीन स्टैक, मन स्टैक, पाइथन, मतलब सारी टेक्नोलॉजीज हैं। मतलब ऑलमोस्ट जो सीखना चाहें यहाँ सीखें। 100+ कोर्सेज हैं जो आप फ्री उससे रोज़गार प्रोग्राम से कर सकते हैं। उसके बाद आप सब्सिडाइज को वर्किंग स्पेस लें, और अगर आपका स्टार्टअप आइडिया चल गया है और आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आप गवर्नमेंट से 0% मार्कअप के ऊपर लोन पकड़ें और आप अपना काम करें थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर किसी को, लोगों को एक्चुअली ये समझ नहीं आ रहा अभी तक। हम ये समझते हैं कि हम ये समझते हैं कि बस हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते जाएं, ये नहीं कर रही गवर्नमेंट, ये नहीं कर। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट
मैं गवर्नमेंट का बंदा नहीं, मैं एक प्राइवेट बिजनेसमैन हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ इस कमरे में बैठ के कि यार गवर्नमेंट ने तो सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, हमारे तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमने क्या लेकर चलना है। मैंने आज कुछ शुरू करना है, मैं तो सबको बड़ा ओपन कहता हूँ बच्चों को इवेंट्स में कि मेरे पास आ जाओ, मुझसे गाइडेंस लो, मैं आपको बताऊँगा कहाँ से लोन मिलना है, कैसे आपने अपना वर्क स्पेस लेनी है, क्या उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट है, कैसे आपने कंपनी स्टेप्स अवेलेबल है। देखिए कौन सी चीज़ मुश्किल है, घर के डोर स्टेप पे आपका नादरा आ गया, घर के डोर स्टेप पे आपने कोई कंपनी रजिस्टर करानी वो आ गई है, आपके पास हर तरह की फैसिलिटेशन है। फिर अभी देखें ना, लोगों को पता नहीं, ऐड चल रहा होता है, स्पॉन्सर्ड ऐड पीआईटीबी चला रहा है कि अभी हमारी ये करंट गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है कि आपने इंटरनेशनल, जैसे मैंने एक टाइम पे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की थी, $300 फीस थी। अब अगर एक बंदे ने 1 लाख रुपए का पेपर देना है ना, वो नहीं दे सकता। मैंने सिस्को की सर्टिफिकेशन की, दे सकता। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एक सर्टिफिकेशन एग्जाम दे दें, उसके जो भी आपका एक्सपेंस है वो हमसे रीइंबर्स करा लें। क्यों कर रही है गवर्नमेंट ये? ताकि हमारी यूथ इंटरनेशनली आईटी के जो डोमेन्स हैं उनमें सर्टिफाइड हो जाए, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, जिसका गवर्नमेंट को मेरा नहीं ख्याल है शायद कोई अभी जो करंट बेनिफिट, जो इनिशियल बेनिफिट है वो उस स्टूडेंट को होगा जिसने अपनी अर्निंग स्टेबल कर लेनी है। जब उसकी अर्निंग स्टेबल हो जाएगी, इंटरनेशनल डॉलर्स आने लग जाएंगे, तो फिर गवर्नमेंट को भी फायदा होगा और गवर्नमेंट कह सकेगी कि हमारी यूथ इतने % एक्सपोर्ट आईटी की कर रही है। दिस इज रियली ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई होप के ये जो पैगाम है, ये जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है देखने वालों तक पहुंचे। अच्छा सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज के ये फाइंड आउट करना कि आपका सही काउंसलर कौन है, क्या ये सही काउंसलर है, क्या यहाँ पर जो करियर काउंसलिंग हो रही है वो सही हो रही है, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हैं और आप कोई ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? अच्छा देखें, काउंसलर सेलेक्ट करने के लिए ना अब हम हर बंदे को अपना काउंसलर समझ लेते हैं और हमारी एक आदत भी है कि हम सबसे मशवरा भी करते हैं और माशाल्लाह हमारी कौम हर बंदा मशवरा देता भी है, और मशवरा भी वो देता है जिसका दूर दूर तक उस चीज़ से वास्ता नहीं होता। बिल्कुल वास्ता नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि अगर मैंने डॉक्टर बनना तो ऑब्वियसली मैं किसी सीनियर 2-3 डॉक्टर्स के साथ बैठ के उससे डिस्कशन करूंगा, वो मुझे गाइड करेगा। अगर मैंने आईटी एक्सपर्ट बनना है तो ऑब्वियसली मैं किसी न किसी आईटी के बिजनेस वाले के पास बैठूंगा, उससे काउंसलिंग लूंगा। अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने अगर 1.5 लाख बच्चा ट्रेन किया तो उसमें से कोई एटलीस्ट और नहीं तो 50,000 बच्चा तो मुझसे काउंसलिंग लेकर किसी न किसी डोमेन में फिट हुआ होगा। कई स्टूडेंट्स अभी मेरे सुन भी रहे होंगे और वो एडमिट भी करेंगे कि सर अदील ने हमें गाइड किया था और हमने ये चीज़ें स्टार्ट की, तो आज हम अपना सेटअप स्टार्ट करके बैठ गए। और मैं भी शायद, और होपफुली आपको कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट भी शायद इस तरह का कोई सेशन दे रहा होगा बैठा हुआ। तो सिलेक्शन सर मेरा कहना है कि सेलेक्ट करना, आप उस बंदे को देखें जिससे आप बात कर रहे हैं उसने खुद क्या किया है, उसका अपना बैकग्राउंड क्या है। आज उसने साल पहले स्टार्ट किया और वो आपका काउंसलर बन गया, या अगर वो खुद किसी चीज़ में एक्सपर्ट है और वो आपको भी कह रहा है यही चीज़ें करी जाओ, जैसे होता था कि होता ऐसा होता है, ऐसे। वो फैक्ट्री बनाई तो वो पेरेंट्स ने चला रही है तो वो कहते हैं मेरा बच्चा भी यही चला ले, वो मेरे बेस्ट काउंसलर है, क्योंकि वो मोस्टली इन केसेस में जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, नेक्स्ट जन उस बिजनेस को आगे कैरी नहीं कर पाती क्योंकि उनकी वो एक्सपर्टीज, इंटरेस्ट और फिर वो दौर भी वो नहीं रहा होता ना। देखिए वो बिजनेस, हर बिजनेस का एक दौर होता है। जैसे अब आईटी का इस टाइम दौर है, आईटी ऐसी फील्ड में हर बंदा ही सक्सेसफुल है। सर मैं इससे आप बल्कि प्लीज इसको कंटिन्यू कीजिए, मैं क्वेश्चन भी ऐड करूं फिर हम ब्रेक की जाने जाएंगे। मुझे ये बताइए कि राइट नाउ बेस्ट बिजनेस कौन सा है और बेस्ट शोबा आप सजेस्ट कीजिए जिसका आने वाले 5 साल तक बहुत अच्छा स्कोप है, या 10 साल भी लगा लें या फॉर ऑनवर्ड्स भी लगा दें कि ये शोबा बेस्ट है, इस पर काम करें। देखें शोबा इस टाइम जो है वो सिर्फ आईटी है, मैं समझता हूँ, जिसमें ना तो कोई आपकी इतनी खास इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, ना ही आपके इतना आपको बड़ा सेटअप चाहिए होता है। आपको जस्ट एक लैपटॉप चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपका एक वो आईटी का सेटअप स्टार्ट हो गया। तो आईटी ही एक ऐसा बिजनेस है जो इस टाइम मैं समझता हूँ टॉप है। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। हमारे साथ अदील जावेद साहब मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, बात करें हम करियर काउंसलिंग पे और इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करें। हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम में मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में जिस तरह से हमने पिछले हिस्से में बात की कि करियर काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट भी है, किन किन मराहिल पर वो ज़रूरी है और उसका कितना फ़ायदा है। अब इस हिस्से में हम अब बात करेंगे कि जैसे अगर आज से हमको 20 साल पीछे चले जाएं, 30 साल पीछे चले जाएं, तो हमारे वो उस्ताद कराम, हमारे वो प्रिंसिपल्स, हमारे वो टीचर्स जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम आज इस मकाम पर पहुँचे, तो ऑब्वियसली उसके पीछे एक सक्सेस स्टोरी भी है और एक सक्सेसफुल काउंसलर भी है। क्योंकि एज आई बिलीव के जहाँ पर आप बात
अपने पेरेंट्स की करते हैं तो पेरेंट्स के साथ टीचर्स का भी उतना ही रोल होता है, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को बखूबी समझते हैं कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, इसकी क्या डायरेक्शन होनी चाहिए और इसको किस समत जाना चाहिए, इसका फोकस क्या होना चाहिए। तो जाहिर बात है वो बिल्ड होता है तो तभी आप फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और कामयाब होते हैं। तो ऑफ कोर्स ऐसी हज़ारों मिसालें हैं हमारे इर्द गिर्द जो जिन्होंने पढ़ाई की, अपने टीचर्स की बात को माना, अपने पेरेंट्स की बात को माना और उसकी वजह से आज वो बड़े बड़े ओहदों पर हैं और माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा अर्न भी कर रहे हैं और कामयाब भी हैं। हमारे साथ ऑफ कोर्स इकबाल साहब मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल राव साहब। आपने माशाल्लाह से 20 साल तक तो नहीं मतलब कम ही हैं, इससे ज़्यादा ही आपने सर्विसेज दी हैं एज टीचर, एज प्रिंसिपल, और बिकॉज एज प्रिंसिपल आपने इतना लीड की है, इतने सारे स्टूडेंट्स को देखा है, टीचर्स को, उनसे मुलाकातें भी की हैं, मसाइल को भी देखा है। तो हमारे करियर काउंसलिंग के टॉपिक के हवाले से इनसे बेहतर बात फ़िलहाल हमारे सिस्टम में और कोई नहीं कर सकता था, इसलिए हम इकबाल साहब के पास मौजूद। सर कैसे, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है जी, आपकी बहुत मेहरबानी कि आप तशरीफ। प्लेजर सर। आज हम बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग पे। मुझे आप ये बताइए, आपके नज़दीक करियर काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? देखें जी, करियर काउंसिल जो है जी आपकी लाइफ में सबसे अहम किरदार अदा करती है ना, कि जब आपने प्लान कर लिया कि मैंने बनना क्या है, ठीक है। अभी आपने ये बात की थी कि मैंने को 20 साल सर्व किया, मैंने 20 साल तो एज ए प्रिंसिपल सर्व किया। मेरी जो सर्विसेज हैं वो तकरीबन 35 ईयर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा एक्टिवली सर्व किया और जिस तरह से एक टीचर्स के लेवल पे जो होना चाहिए, मैं वहीं लेवल पे जाके स्टूडेंट के लेवल पे जाके उनको गाइडलाइन देता रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ इस बात पे कि मैंने मैक्सिमम लोगों को जो है ना गाइडलाइन दी है, उनके करियर में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मुझे सक्सेस स्टोरीज भी बताइए हमें कि आपके दौर के वो सक्सेस स्टोरीज कौन सी हैं जो आज माशाल्लाह अपने अब अच्छे ओहदों पर फायज हैं, काम कर रहे हैं और जिन्होंने आपकी बात को माना और उस पर काम किया। देखें ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये मेरे पास एक नहीं है, ये तो लाखों हैं। अच्छा, ये जब मैं स्टूडेंट था तो लोग कहते थे ये जो टीचर हैं इनके जो है ना लाखों स्टूडेंट हैं, हज़ारों स्टूडेंट हैं, और मैं ये समझता हूँ मेरे तो लाखों हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में मैंने बड़ा सर्व किया, क्योंकि मेरी सारी सर्विस मैक्सिमम जो है वो फैसलाबाद में रही है। और मैं आपको अगर अपनी सक्सेस स्टोरी बताऊं, क्योंकि पहले तो हमारी एक कन्वेंशनल किस्म की हमारी एजुकेशन थी, इंजीनियर था, डॉक्टर था, और उसके बाद ये था कि MBA वगैरह कर लिया, M.Com कर लिया, कॉमर्स में चले गए। तो ये 3-4 ही हमारे पास जो है ना वो फील्ड थे बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए। लेकिन अब क्योंकि IT की वजह से जिद्दत आ गई है, मॉडर्न एरा है जिसमें हम गुजर रहे हैं और डे बाय डे जो है वो डेवलपमेंट हो रही है, तो अब हमारे जो बच्चों का जो करियर है वो बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे चला गया। अब हमारा जो समझते जो करीम थी हमारी, वो थी डॉक्टर। अब भी इस वक्त हमारा 94% पे जो है ना वो मेरिट फॉल कर रहा है, और बच्चे जो हैं वो इतने हाईली यानी कि मार्क्स लेने के बावजूद भी वो बच्चे डॉक्टर नहीं बन पा रहे। और फिर उसके बाद जो है वो आप समझते हैं कि इतनी सैचुरेशन हो चुकी है मेडिसिन में और डॉक्टर वाली फील्ड में कि बच्चों को अब जॉब नहीं मिल रही ना। तो अब वो बच्चे जिन्होंने IT को जो अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, वो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। अब लोग उनको देख के जो है वो सारे लोग यही चाह रहे हैं कि हमने जो है वो IT में जाना है, वो ये मैंने तो IT में जाना है, मैंने कंप्यूटर साइंस में जाना है, मैंने IA में जाना है, ठीक है, AI में जाना है। तो अब तो हर बंदा ही जा रहा है। मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरे पास, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते थे वो मीडियोकर फैमिली के होते थे या पुअर फैमिली के होते थे, और मुझे याद पड़ता है, आप ये बात करें सक्सेस स्टोरी एक नहीं है। तो जब सबसे पहले IT की लैब यहाँ पे बनी है और जदीद तरीन जो हमारी जो कोर्सेज है वो सैलानी वेलफेयर करवा रहा है और वो वेलफेयर के लिए काम कर रहा है। तो मुझे याद पड़ता है कि जब कराची से टीम आई थी तो मैंने उनका सेमिनार अपने स्कूल में कंडक्ट करवाया और उन्होंने बच्चों की काउंसलिंग की, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो थे उन्होंने IT की एजुकेशन के लिए सैलानी को जो है वो ज्वाइन किया। और फिर मुझे याद पड़ता है कि जब उनकी सर्टिफिकेशन की बारी आई तो उस वक्त सदर अलवी साहब थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि ये सर्टिफिकेशन मैं अपने हाथ से करूँ। तो वहाँ पे जब हम गए हैं प्रेसिडेंसी में इस्लामाबाद, तो वहाँ पे हर बच्चे ने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है। और मेरे कुछ 4 स्टूडेंट ऐसे थे जो मेरे स्कूल के थे, यानी अभी स्कूल लेवल पे तो बंदा कंसेप्ट नहीं होता कि FSC का बच्चा जो है, हायर सेकेंडरी स्कूल था, FSC के बच्चे जो हैं वो जाके ज्वाइन करें। तो लेकिन वो बच्चों ने ज्वाइन किया और उन्होंने सक्सेसफुली अपना जो है वो कोर्स कंप्लीट किया। फिर उन्होंने बच्चों ने अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, और वो हर बच्चा जो आपने जब ये स्टोरी बयान कर रहा था कि मैं इस वक्त 4 लाख कमा रहा हूँ, 5 लाख कमा रहा हूँ, और ये पुरानी बात है जब सदर अलवी जो है वो अभी नए अभी सदर बने थे। तो ये मुझे बड़ी फ़ख्र की बात है जब वो बच्चे 4 निकल के बीच में से आए ना और मुझे मिले हैं कि सर आपकी वजह से हम आज इस मकाम पर हैं। अभी उन लोगों ने FSC की थी तो उनके अपने सॉफ्टवेयर हाउस थे, और वो कह रहे सर हमने तो अपने सॉफ्टवेयर हाउस बना लिए हैं
और हमारे पास बहुत सारे बच्चे अब सीखने के लिए आ रहे हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज़ ऐड करूं, देखें आपके दौर की या उस दौर की अगर हम बात करें, तब बच्चों की रहनुमाई की जाती थी उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, और बिना किसी लालच के या बिना किसी अर्निंग के या मुझे कोई मेरे पैसे मंथली बनेगा या कुछ ऐसा होगा। इस वक्त सर देखें, अगर हम करियर काउंसलिंग की भी बात करें तो ये एक प्रॉपर पेशा है, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। लोग जाते हैं और पेड करते हैं, महीना पे करते हैं। तो सर मुझे ये बताइए, जो आज के जो पेड भी एज इन काउंसलिंग करते हैं, तो क्या वो आपको इतने कॉम्पिटेंट लगते हैं कि अगर आप उनके पास जाकर पैसे देकर भी अगर आप अपना डिफाइन करना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो क्या ये सही है? ये आपने ना दुखती रग पे ऊपर हाथ रख दिया। अभी हमारे पास ना एक गवर्नमेंट का इदारा है नेफ्टेक। अच्छा, वो जब वो फंडिंग कर रहा है और कह रहा है कि जी लोगों को आप सिखाएं गवर्नमेंट के फंड से, और करोड़ों रुपया ज़ाया हो रहा है, और मैं इसके अगेंस्ट हूँ। इसलिए कि यही प्रॉपर अगर फंड अगर ये सरकारी इदारों में कर दी जाए तो ये इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन है फ़ंड की। अब लोगों को करोड़ों रुपया मिल रहा है, लोग वहाँ पे जो है वो 3-3, 4-4 माह का है, 6 माह का है, वो कोर्स करवा रहे हैं, नेफ्टेक से पैसे ले रहे हैं, और वो अच्छी खासी हैवी अमाउंट है। और मैं कहता हूँ अगर वही फंडिंग जो है वो सारी की सारी अगर ट्रांसफ़र कर दी जाए हमारे जो सरकारी इदारे हैं, और उनकी लैब जो है उनको अपडेट कर दिया जाए, एक्टिव कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए, और जितने भी हमारे जो प्रोग्राम हैं, जो टूल्स हैं हमारे जो लेटेस्ट, अच्छा वो वहाँ पे बच्चों को सिखाए जाएँ, तो मेरा ख्याल है बच्चों का करियर बन जाएगा ना। अब तो प्रॉब्लम यह है कि अब जब गवर्नमेंट की साइड पर आपको एक कमी नज़र आएगी तो आपको ऐसे लोग मार्केट में मिल जाएंगे। जैसे एक असली पीर होता है ना, तो उसको देख के कहते हैं जो उसने दम किया था और हमें ये अल्लाह ताला ने ये करम कर फाका हो गया, वो तो फिर जाली पीर भी वहीं पे पैदा हो जाते हैं ना। तो ये ऐसे जो अभी आपने बात की ना कि जी कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो करियर काउंसलिंग के लिए उन्होंने अपने दफातर बनाए हुए हैं, अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, वो काउंसलिंग करते हैं और पैसे लेते हैं, पेड है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे उनको होना चाहिए था। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट साइड जो है हमारी वो कमज़ोर है अभी, क्योंकि हमारे जो आईटी टीचर हैं, क्योंकि आपको आज जो दौर है वो आईटी का है, ठीक है, आज जो दौर है जीडीपी चैट का है ना, और इसी तरह से उसके अंदर हर प्रोग्राम के अंदर आपका एआई इन्वॉल्व है, ठीक है। अगर आप उसके साथ साथ नहीं चलेंगे तो आप अपना करियर कैसे बनाएंगे, ठीक है जी। अब जितनी जिद्दत आ रही है प्रोग्रामों में, टूल्स में, उसके इस्तेमाल में, तो उसी तरह से लोग ज़ाहिर है गवर्नमेंट सेक्टर से तमायूस हैं, और उनकी तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो इस लेवल पे नहीं काम कर रही, ठीक है। हाँ, क्योंकि उनका जो डिज़ाइन किया गया हुआ कोर्स वो साल के बाद बदलता है, और यहाँ पे तो दिल्ली तो जो है वो महीनों में आ रही है, ठीक है। हाँ, अपडेट इतनी ज़्यादा है कि आप लोग जब तक वो उनका कोर्स फाइनल होता है उस वक्त तक तो कई प्रोग्राम जो है वो नए इंट्रोड्यूस हो चुके होते हैं, लॉन्च हो चुके होते हैं और वर्किंग में आ चुके होते हैं, ठीक है जी। तो हमें जो है बच्चों की काउंसलिंग के लिए इन बच्चों को, क्योंकि हमारी जो मेजोरिटी है वो या तो गरीब तबके से है या मीडियाकर से है, यानी चंद एक लोग हैं जो वेल ऑफ हैं या लीड क्लासेस में चले जाते हैं, लीड अदारों में चले जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पे अपना करियर बना लेते हैं, और वो लोग एंजॉय करते हैं और फिर वो अर्न भी कर रहे थे। उन्हीं को देखा देखी जो हमारा गरीब बच्चा है, हमारे वालिदैन जो अपने बच्चों को कहते हैं भाई आपने आईटी में जाना, वो बेचारा जाएगा कि वो पूछेगा क्या, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं, उसके पास तो किराए के लिए भी पैसे नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके, ठीक है। लेकिन हमें तो गवर्नमेंट लेवल पे हमारा टैलेंट बहुत ज़्यादा हमारे पास, इन लोगों को हमने सिखाना है। जिस तरह के हमने आईटी लैब बनाई हुई है, वो आईटी लैब तो बनाई थी बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे आईटी लैब में तो सारा दिन जो है वो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और वो डाक तैयार की जा रही होती है और वो जो हुकूमत को देनी होती है। बच्चा तो वहाँ पर कुछ सीख ही नहीं पा रहा। हम जिस मकासद के लिए वो बनाई थी वो देखें, वो बहुत अच्छा स्टार्ट था। हुकूमत पाकिस्तान का शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने ये 2004 में जो है ना ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, और उसको अब अपडेट करते जाना चाहिए था। अब ये तकरीबन जो है वो 20-21 साल का जो है वो अरसा गुजर गया है, उसको अपडेट करें, उनके टीचर्स को जो है वो लेटेस्ट टूल्स सिखाए जाएँ, वो बच्चों को सिखाएं, उनके करियर देखें। हमने पूरी वर्ल्ड के साथ कम्पीट करना है। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि अभी तक बड़े बड़े कॉलेजों में जो हम BS प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे BCO कॉलेज जैसे हैं, वहाँ पे रेगुलर सीट ही नहीं है कंप्यूटर साइंस की। सर मैं इसमें आपसे मजीद बात लेता हूँ, खातिन साहब ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट और ख़ास डिस्कशन है स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो करियर काउंसलिंग लेना चाहते हैं, जो काउंसलर्स के पास जा रहे हैं, जो शायद उन्हें पर मंथ पे भी कर रहे हैं एंड दे डजंट हैव द आइडिया स्टिल कि उन्हें आगे क्या करना है। सो इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ रही, ब्रेक के बाद वापस वी आर बैक। अच्छा सर, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि देखें, आपने अपने जब अपने दौर में आपने माशाल्लाह 35 साल सर्विसेज दी हैं, उस दौर में जो काउंसलिंग होती थी वो हमेशा बेटरमेंट के लिए होती थी कि यार ये बच्चा सही डायरेक्शन में जाए। तो आप उस दौर में क्या
तरीक़ाकार अपनाते थे, ताकि जो आपको लोग देख भी रहे हैं जो आजकल बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करते हैं और बच्चों को बेचारों को भी प्राइवेट इदारों के पास जाना पड़ता है कि जी हमारी काउंसलिंग करें, बताएं हमने क्या करना है और हमसे पैसे ले लें। तो उस दौर में तो सर ऐसा कुछ था ही नहीं। उस दौर में सिर्फ आप स्टूडेंट को देखते यार ये काबिल है, इसको इधर जाना चाहिए और इसकी जितनी हेल्प हो सके हम करें। आप क्या करते थे उस दौर? देखिए जी, मैं जब मेरे यहाँ पे पहले तो स्कूल था, उसके बाद फिर कॉलेज की क्लासेस शुरू हो गई, तो वहाँ पे बच्चों का यानी कि एक टर्निंग पॉइंट आता है ना, तो वहीं पे बच्चों को बताना होता मैट्रिक के बाद अब इन्होंने क्या बनना है। अब वहाँ पे उनकी काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अब वालिदैन जो है वो बेचारे अपनी मेहनत मजदूरी में लगे होते हैं और उनको इतना उनकी इतनी वर्थ भी नहीं होती कि वो ये सोचें कि बच्चों को क्या बनाना है। चंद एक वालिदैन होते हैं जो कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, लेकिन मेजोरिटी जो वालिदैन की है वो तो बेचारे ले मैन होते हैं। उनको कुछ पता नहीं होता कि अब ज़माने में क्या जब बढ़ रहा है, बस एजुकेशन ले रहा है, बस ठीक है, देखा देखी वो पढ़ा रहे होते हैं। अच्छा, बात यह है कि देखें, मैं एक सरकारी इदारे का प्रिंसिपल था, अगर मैं ये काम कर सकता हूँ सारे लोग कर सकते हैं। अच्छा सर, आज के स्टूडेंट को फिर क्यों ज़रूरत पड़ रही है प्राइवेट इदारों के पास या जो इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं वहाँ जाकर पेड करियर काउंसलिंग लेने की, ऐसा क्यों है? सर बदकिस्मती से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से मैंने कहा ना कि मैंने काम किया, बदकिस्मती से सारे लोग इस तरह से काम नहीं कर रहे जब उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि ये उनकी जॉब का हिस्सा नहीं है। ये तो हम समझते हैं कि इंसानी खिदमत है, ये नहीं लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों का करियर बना रहे हैं स्वाब की नीयत से, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। उस दौर में तो था सर, जैसे मैंने कहा कि सर वो बिला किसी इंटरेस्ट के, लालच के, वो बच्चे की बेहतरी को देखकर उसको डायरेक्शन देते थे। हम भी, आई एम वन ऑफ दोज एज वेल। तो आज कल का टीचर क्या ऐसा क्यों नहीं कर रहा? सर उसको खुद भी तो अपडेट होना चाहिए ना। मेरा टीचर खुद भी अपडेटेड नहीं है। बहुत चंद एक लोग ऐसे हैं जो जदीद तकाज़ों को जानते हैं। आम तौर पे तो हमारे रूटीन के टीचर हैं, अपने सब्जेक्ट से उनका सिर्फ लगाव है, अपने सब्जेक्ट के अलावा वो कुछ नहीं जानते। चंद एक टीचर हैं वो इंटरेस्ट लेते हैं, वो बच्चों के साथ खपते हैं और उनको गाइडलाइन अब भी देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो हमारे टीचर हैं वो उनके पास जो है ना नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आगे करियर क्या बन रहा है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या करवा रही है। मैं तो खुद 1996 से 1996 से एंटी टेस्ट करवा रहा हूँ। यानी एंटी टेस्ट का मतलब ये है कि मैं उनके साथ बिल्कुल ही इन्वॉल्व हूँ कि अब यूईटी क्या कर रही है, उनकी डिमांड क्या है, ठीक है, प्यास वाले क्या कर रहे हैं, हाँ जी, नस वालों की क्या डिमांड है, जीकी वाले क्या कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स को तो इन हज़ारों का भी नहीं पता, ठीक है जी, कि जीकी क्या होता है, नस क्या होता है। तो जब तक हम उस लेवल पे नहीं जाएंगे, टीचर को भी हमारे जो है ना ये अपर हैंड होना चाहिए, उसका नॉलेज है वो अपडेटेड होना चाहिए, दूसरे लोगों से बहुत बेहतर होना चाहिए उसका नॉलेज। खुद ही कोशिश नहीं करते? मेरा ख्याल है कि कोशिश नहीं करते। अगर वो कोशिश करें तो उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो और लोगों की जो है वो गाइडलाइन जो है वो प्रॉपर भी दे सकें। ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि वो अपनी जॉब को सिर्फ समझते हैं कि अगर हमने यानी अपना पीरियड बढ़ा लिया और यही काफ़ी है, तो इस वजह से हम बहुत सारे पीछे रह गए। और वहाँ पर जो गैप आता है तो लोग जो हैं फिर जो उन अदारों की तरफ जाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जो है वो पैसे भी लेते हैं और फिर प्रॉपर गाइडलाइन भी देते हैं, फिर बहुत सारे होटल पे खाने का भी अरेंज करते हैं, फिर वो काउंसलिंग कर रहे होते हैं। और आजकल तो आप देख रहे होंगे हर दूसरे तीसरे दिन जो है ना वो एक्सपो हो रहा है, ठीक है जी, कि पीआईटी के दाखिले कहाँ पे हो रहे हैं, डॉक्टरों ने कैसे यहाँ से फ्लाई करना है, पाकिस्तान से कैसे निकलना है। तो आज आप जिस मर्जी होटल में चले जाएँ बड़े में, तो वहाँ पे एक्सपो चल रहा होता है, ठीक है। तो क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे वो नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी ख़त्म होती जा रही है और हमारी आईटी ने तो हर चीज़ में जो है ना वो बहरान पैदा कर दी है। जब तक हम आईटी में नहीं जाएंगे, पूरी वर्ल्ड में उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक हमारा मुल्क जो है वो ऊपरले लेवल पे नहीं आएगा, क्योंकि ज़्यादा लोग पैसे कमाएंगे, डॉलर आएंगे, तो तभी हमारा मुल्क। फील्ड फ्लरिश भी तो कर रही है इस वक्त। जी जी, ये जो आईटी की फील्ड है ये फ्लरिश कर रही है, इसमें आपका जो फ्यूचर है सर वो आपको ब्राइट नजर आता है, दैट इज द ओनली थिंग। तो हमारे बच्चों को ये प्रॉपर गाइडलाइन मिलनी चाहिए उस लेवल पे जाके। देखो मैं अभी आपको पहले भी अर्ज़ कर रहा था कि हमारा जो टीचर है जो एक भर्ती कर लिया गया, वो एक टीचर जो है आईटी का कितने लोगों को एजुकेट कर पाएगा। वहाँ पे तो ज़्यादा आईटी के टीचर होने चाहिए, यहाँ पे इनकलाब आना चाहिए, एजुकेशन की इमरजेंसी लग जानी चाहिए। यहाँ पे 15-15, 20-20 आईटी के टीचर होने चाहिए हर स्कूल और कॉलेज में। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ग्रेजुएशन हो रही है, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे एक भी टीचर जो है वो आईटी का नहीं है और डिग्री दे रहे हैं हम आपको आईटी की। ये कितनी हमारी बदकिस्मती नहीं है इस मुल्क की। मैं इससे पहले कि हम प्रोग्राम के खिताब की जाने जाएँ सर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू द पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जो बच्चों पर अपनी मर्जी थोपते हैं, जैसे कि हमारे दौर में भी आज से 20-30 साल पहले भी था कि बच्चे का एक माइंड मेकअप कर दिया जाता था कि भाई तुमने ये बनना है, तो वो चाहे उसका इंटरेस्ट या उसमें एबिलिटी कुछ और होती थी, लेकिन वो कोशिश भी करता था, उस पर जोर ज़बरदस्ती भी होती थी, एक प्रेशर बिल्ड होता था। शायद आज भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा होगा, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे सर? देखें जी कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है ना वो ज़रूर देखना चाहिए। मेरी बड़ी बेटी डॉक्टर, मेरी छोटी बेटी को मैंने डॉक्टर बनाने की कोशिश की,
ठीक है। तो उसने दूसरे साल जाके बताया कि मैंने डॉक्टर नहीं बना। उसका इंटरेस्ट जो था वो कंटेंट राइटिंग में था, ऐसे राइटिंग में था, वो लिटरेचर की बच्ची थी। और मुझे दूसरे साल जब जाके पता चला कि ये तो लिटरेचर में जाना चाह रही है, अब माशाल्लाह वो एमफिल कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखिए मैंने उसको नहीं रोका। अभी मेरे एक और बेटा है तो उसने मुझे कहा कि मैंने आईटी में जाना। मैंने कहा आप ज़रूर आईटी में जाएं। उसने कहा जी मैंने डॉक्टर नहीं बना, हालांकि बड़ी अच्छी परसेंटेज थी, 96% मार्क्स थे उसके, लेकिन मैं उसको, अगर उसने कहा मैंने आईटी में जाना, मैं कहा आप ज़रूर जाएँ। अब मेरी उससे छोटी बेटी है, ठीक है जी। अब मैंने उसको कहा जी आपकी मर्ज़ी है। वो कह रही या तो मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग में जाऊँगी, ठीक है, या मैं जो है किसी तरह से जो है वो आलमा का कोर्स करूँगी। इन दोनों में कोई एक चीज़ जो है ना मैंने चूज़ करनी है और मैं साथ साथ लेके चलूँगी। मैंने उनको आज़ादी दी है। मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स को आज़ादी देनी चाहिए अपनी औलाद को कि वो क्या बनना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह से जो है वो अपनी एजुकेशन को लेना चाह रहे हैं। उनको थोपना नहीं चाहिए। देखें मैंने आपको एक बहुत मज़ेदार बात बताऊँ अगर टाइम हो ना, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी कमाल की बात है। मैं ज़रा थोड़ी सी शॉर्ट करता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया, उसने वो मेरी बरादरी का, कहा जी मेरे बच्चे को साइंस रखवानी। मैंने कहा जी टेस्ट लिया? तो मैंने कहा सर ये इस लेवल का नहीं है। कहता नहीं जी आप इसको साइंस रखवाएं। किस्सा मुख्तसर जी मैंने उसको दाखिला दे दिया। 9th में वो बच्चा फेल हो गया। टीचर उससे नाला रहते थे, मैं उसके वालों को बुलाता था, बुला के उसकी काउंसलिंग करता था कि इसकी चेंज कर दे, ये बच्चा साइंस पढ़ने वाला नहीं है। उसने कहा हाँ इससे नहीं हो पाएगा। उसने कहा नहीं जी ये पढ़ेगा। टीचर तंग थे, उन्होंने कहा ये टीचर जो मेरे बच्चे के साथ ज्यादती करते हैं। मैंने उसका सेक्शन बदल दिया। वो दूसरे सेक्शन में गया तो दूसरे सेक्शन वाला भी टीचर ये कह रहा है सर ये परफॉर्म नहीं कर रहा। अच्छा इम्तहान आ गया, 9th में वो फेल हो गया। मैंने उसके वालिद को फिर बुलाया। मैं कहा आपने बच्चे का साल जाएगा। कहते कुछ नहीं होता, मैंने पढ़ानी इसको साइंस ही। उसने फिर जो है वो साइंस रखवा दी। अगले साल 9th में वो फिर फेल हो गया। अब वो तीसरे साल, एक साल तो बोर्ड इजाज़त देता है रीएडमिशन की, दूसरे साल बोर्ड इजाज़त नहीं देता रीएडमिशन की। अब उसको कंटिन्यू करना था। अब वो कहता सर आप इसको जाने दें, अब मैं इसको मेहनत कराऊंगा, ये मैटर कर जाए। तीसरे साल वो मैटर में फेल हो गया और बच्चा 0 था। मैंने उसके वालिद को बुला के कहा, मैं कहा अब बताएं। मैं कहा आखिर आप करना क्या चाह रहे थे? अब ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। उसने कहा जी मेरी 4 दुकानें थी, एक दुकान के अंदर मेरा एक डॉक्टर था। वो डॉक्टर जो है वो मुझे किराया नहीं दे के गया, तो मैंने उसका सामान रोक लिया और वो सारा सामान जो क्लिनिक का मेरे घर पड़ा हुआ था। मेरी ख्वाहिश ये थी ये मेरा बेटा जो है ना ये कहीं डॉक्टर बन जाए ताकि वो सामान उसके काम आ जाए। अब उसको यानी ये नहीं था कि ये मेरा बच्चा डॉक्टर बनने के काबिल है या नहीं लेकिन ये सामान को इस्तेमाल करे इसलिए डॉक्टर बने। इसलिए डॉक्टर बने। तो जब वालिदैन की सोच ये होगी तो फिर वहाँ पे बिगाड़ पैदा होगा, बच्चा बागी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अब आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे जितने भी मैकेनिक होते हैं ना ये रोड्स के ऊपर, वो चाहे मोटर का हो, बाइक का हो, गाड़ी का, दौड़े हुए भागे हुए होते हैं। इतना ज़हीन होता है ना, आप कहते हैं ये जैसा कारीगर नहीं है। उससे जब पूछेंगे नहीं भाई आपने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, उसने कहा जी वो बात जी मुझे वो मारते थे टीचर, तो बड़ी सख्ती करते थे, तो मैं वो पढ़ना नहीं चाह रहा था, तो मुझे ये पढ़ाते थे। तो वो बच्चा जो है वो अपना करियर खुद बनाना चाह रहा होता है कि भाई मुझे मेरा तो इंटरेस्ट इस फील्ड में है, लेकिन उसे धक्के से वालिदैन कह रहे नहीं आपने डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उस वजह से वो बगावत पैदा हो जाती है। सर मैं एक आखिरी बात लेना चाहूँगा बहुत ज़रूरी। काइंडली देखने वालों को ज़रूर अपने एक्सपर्टीज़ को सामने रखते हुए बताइए कि अगर आपको पेड करियर काउंसलिंग नहीं करनी तो ये इजी वे है, अगर इसको अपना लें तो आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। बच्चे को जो है ना आज़ादी से देखो, बच्चा जो है वो दुनिया को देख रहा है, सारा कुछ उसको जज कर रहा है, उसको लर्न भी कर रहा है, अपने जो क्लासमेट है उनसे भी पूछ रहा है, उसको सब पता चल रहा होता है, दुनिया देख रहा है, उसको पता है मैंने क्या करना है। अब आप ये देखें कि कहीं पे ये करियर काउंसलिंग में ये चीज़ है मौजूद है कि मैंने व्लॉगर बनना है, ऑटोमेटिकली लोग बन रहे हैं। यहाँ पे ना तो उसने कहीं ट्रेनिंग ली है, यहाँ पे ना तो कोई इंस्टीट्यूट है, घर बैठे वो व्लॉगर बन गए और वो लाखों रुपए कमा रहे हैं ना जी। तो ये देखें बच्चे को खुद बनने दें और उससे पूछा जाए कि आपने क्या बनना है और क्या करना चाहते हैं, उसको सपोर्ट करें। मेरे बहुत सारे जो दोस्त ऐसे हैं वो अपने बच्चों को गेम्स के लेके जाते हैं और उनके बच्चे जो है वो अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 खेल रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं और वो नाम भी पैदा करेंगे। तो मैं एक दफ़ा तब हैरान हुआ था, एक बुहाना है गाँव है यहाँ पे ना चंडीगढ़ का, वहाँ से एक बच्चा जो है वो सिलेक्ट हुआ पाकिस्तान टीम में, ठीक है, और उसका वालिद वहाँ से उसको यहाँ पे सईद अजमल की एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए आता था। हम शहर में रह के अपने बच्चों को नहीं जाने देते। अगर हमारे बच्चे का खेल में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसको वहाँ पे उसको सपोर्ट करनी चाहिए और उसको सपोर्ट भी करें और फिर उसकी जो जितने लवाजमात वो भी पूरे करें। हो सकता है बच्चा बहुत अच्छा प्लेयर बन जाए, बहुत अच्छा क्रिकेटर बन जाए, बहुत अच्छा जो है वो हॉकी का प्लेयर हो जाए, ठीक है, उसको कम से कम यानी जज तो करें ये बच्चा क्या करना चाह रहा है। हम तो उससे पूछते नहीं हैं, हम अपना फैसला थोपते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से अपना फैसला ना थोपे, उसको गाइडलाइन ज़रूर दें कि बेटा ये चीज़ें फील्ड हैं, आप किस में जाना चाहते हैं, आप देखें किस में आपका इंटरेस्ट है और जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा उसमें वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा।
थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया फॉर योर प्रेशियस टाइम। खबरें गुजरात अब आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं और ऑफ कोर्स ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इकबाल साहब से भी हमने ली है। ऑफ कोर्स आप पढ़ा रहे हैं इतने सालों से, हज़ारों बच्चों को आपने देखा है, समझा है, पढ़ाया है, उनको उनकी काउंसलिंग की है और ऑफ कोर्स वो एक दौर है जो हम मिस करते हैं। सो करियर काउंसलिंग के लिए सबसे पहले अपने आप को देखें, अपने टैलेंट को परखें और उस पर ट्राई करें। सर ने बिल्कुल सही बातें की हैं एंड ऑफ कोर्स जिस तरह से सर ने बातें की हैं, सर ने चीज़ें ऐड ऑन की हैं काउंसलिंग के हवाले से और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से, और आज के प्रोग्राम में जैसे बाकी चीज़ें हमने ऐड की हैं, सिर्फ मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा होगा उन्हें डायरेक्शन चूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी और अपने टैलेंट को परखने में भी उनको काफ़ी मदद मिलेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।